Okay, recording has been started. So, okay. तो अब जानते हैं कि वेरिएबल स्कोप क्या है. Someone join. Wait a minute. Okay, all right. अब हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल स्कोप क्या है. स्कोप से आप लोग क्या समझते हो? कोई भी अगर आप लोग स्कोप वर्ड सुनते हो तो स्कोप से क्या समझते हो? व्हाट इज स्कोप? एक मिनट, कूलर बंद कर दो. हेलो, एनीबॉडी? गाइस, कैन यू हियर मी? हेलो, कैन यू हियर मी? चलने लगा ना, साइकिल चला ला, साइकिल चलावा. कैन यू हियर मी? Yes, sir. आई एम आस्किंग समथिंग. व्हाट इज अ स्कोप? स्कोप किसी को पता है कि जनरल टर्म में स्कोप का क्या मतलब होता है? जनरल टर्म में पूछ रहा हूँ. स्कोप इंग्लिश, एक इंग्लिश वर्ड है, उसका क्या मतलब है? उसका तो आप लोग जानते हो? नोबडी है. ओके, नो इश्यूज. ओके, स्कोप मीन्स योर रीच. आपका रीच का रीच वर्ड आप जानते हो? रीच, पहुंच. मीन्स आप कितनी, आप जब लॉन्ग जंप करते हो या हाई जंप करते हो, ठीक है, तो लॉन्ग जंप में आपके कितना लॉन्ग जंप कर लेते हो? सपोज आप 100 100 सेंटीमीटर, या फिर आप 200 300 सेंटीमीटर तक आप लॉन्ग जंप कर लेते हो. तो ये आपका एक स्कोप है. मैक्सिमम योर स्ट्रेंथ, योर मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ठीक है, वो कहते हैं आपका स्कोप. ठीक है. तो स्कोप का मतलब ही होता है कि आपका मैक्सिमम रीच कितना है. आप कितने कितने दूर तक आप पहुंच सकते हो, कितना दूर आप अपने आप को डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, आप अपने स्ट्रेंथ को कितना डिफाइन कर सकते हो. सेम केस वेरिएबल के साथ है. सेम केस इस केस में वेरिएबल के साथ है. मीन्स कंप्यूटर में भी वेरिएबल इसी चीज को डिफाइन करता है कि आप कितने कहाँ तक अपने रीच को सर डिफाइन. आप म्यूटेड हो. एक्सक्यूज मी. ओह, ऑल राइट. तो आपने सुना, मैं कहाँ तक आपने सुना था? सर आपने पढ़ाना मतलब जब स्टार्ट किया तो कुछ नहीं सुना. ओके, ऑल राइट. ऑल राइट, ठीक है. तो आप ये मैं पूछ रहा था कि स्कोप क्या होता है? स्कोप का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? इंग्लिश इंग्लिश से हिंदी में आप क्या समझते हो स्कोप का मतलब? या फिर एक जनरल टर्म में आप क्या समझते हो स्कोप का मतलब? सर, एक स्कोप मतलब किसी भी चीज में उसके मदद से हम जूम कर सके. एनीवन एल्स? सर स्कोप वगैरह तो बिजनेस वगैरह में भी यूज होता है, जैसे टारगेट समथिंग कुछ वैसे लेकर भी उस सेंस में. सम मोर क्लोजर. ठीक है. स्कोप मतलब होता है आपका रीच कितना है. ठीक है, आपका रीच डिफाइन करता है, मीन्स आपका स्ट्रेंथ डिफाइन करता है. इफ अगर मान लो कि आप कोई लॉन्ग जंप में हो या हाई जंप में हो, तो आप 200 मीटर 200 सेंटीमीटर तक आप लॉन्ग जंप कर सकते हो, है ना. यानी छः, सपोज आप 1 मीटर तक लॉन्ग जंप ले सकते हो. ठीक है, तो वो 1 मीटर, मैक्सिमम 1 मीटर तक ले सकते हो, तो यानी कि मैक्सिमम 1 मीटर आपका हो गया स्कोप. ठीक है, मीन्स आपका रीच कितना है. सेम केस सिस्टम के साथ होता है. ठीक है, सेम केस सिस्टम के साथ होता है कि इसका स्कोप क्या है. ठीक है, मतलब कि इसका रीच क्या है, किसी भी वेरिएबल का रीच क्या है, कहाँ से कहाँ तक वो डिफाइन हो सकता है.
ये उसका स्कोप कहलाता है। ठीक है। अब अब इसमें स्कोप में दो तरीके से ये डिफाइन होते हैं। ठीक है। वेरिएबल दो तरीके से डिफाइन होते हैं, एक लोकल वेरिएबल, ठीक है, एक ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है। फॉर्मल पैरामीटर्स रहने दो, फॉर्मल पैरामीटर्स एक फंक्शंस में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फंक्शन पैरामीटर में यूज करते हैं, इसको भी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, आप ये जान लो कि मेनली दो तरीके के होते हैं, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है। वेरिएबल्स जैसे मैंने बता दिया था कि वेरिएबल्स एक ऐसी वैल्यू है जो हमेशा, जो कांस्टेंट नहीं होती है, मतलब जो हमेशा चेंज होते रहती है। ठीक है। सपोज आपने a इज इक्वल टू 5 असाइन किया। ठीक है। और आप बोल रहे हो a, सॉरी, और b इक्वल टू a प्लस 6, तो यहाँ b का वैल्यू कितना आएगा? सर 5 + 6 यानी 5 + 6 यानी 11। ठीक है। 11। यानी या b का वैल्यू आपका हो गया 11। ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन आपने जो a का वैल्यू जो था वो तो आपने फिक्स करके रखा हुआ है, 5। राइट। इसको आप चेंज नहीं कर रहे हो। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें ये ए का वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होता रहे। मतलब मैं पहले अगर मैं प्रेस करूं 1 तो जाए ए का वैल्यू 1, अगर मैं प्रेस करूं 2 तो जाए ए का वैल्यू यहाँ 2, अगर प्रेस करूं कीबोर्ड पे 3 तो फीड हो ए का वैल्यू 3। यानी कि वैल्यू अब देखना, आप जब जब अलग अलग प्रेस करोगे तो ये वी का वैल्यू ये इफेक्ट करेगा, मतलब वी का वैल्यू चेंज होगा। फर्स्ट केस में कितना हो जाएगा, अगर मैं प्रेस 1 कर रहा हूं तो वी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 + 6 यस, 7। सेकेंड केस में हो जाएगा 8। ठीक 8 है। और केस पे 9। थर्ड केस में बी का वैल्यू हो जाएगा 9। तो यहाँ आप देख रहे हो तीन अलग अलग वैल्यू डिफाइन कर रहा है सेम बी। ठीक है। बी सेम अलग अलग वैल्यू डिफाइन कर रहा है। ठीक है। और इस केस में हमने a इक्वल टू ऑलरेडी 5 अलाइन कर दिया है। ठीक है। इसमें आप कुछ भी प्रेस करो हमेशा ये सेम ही रिजल्ट देगा, कुछ भी आप प्रेस करो ये सेम ही रिजल्ट देगा, 11 ही रिजल्ट देगा। ठीक है, क्योंकि आपने ये ऑलरेडी डिफाइन करके रखा हुआ है a इक्वल टू 5, यानी ये कांस्टेंट, ये आपने आज ये कांस्टेंट डिफाइन कर दिया है इसको। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग वैल्यू हम लोगों को मिले। तो ये वैल्यू चेंज, वेरिएबल का मतलब होता ही यही है कि चेंजेबल। ठीक है। दैट इज जो चेंजेबल। ठीक है, जो चेंज हो वही वेरिएबल, जो वेरिएट करे, ठीक है, उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है ना, वेरी करता है, तो इसलिए हम लोग उसको वेरिएबल करते हैं। ठीक है। अब देखो लोकल वेरिएबल क्या है, व्हाट इज अ लोकल वेरिएबल। ठीक है। लोकल देखो एक तरह से होता है कि आप, मैं समझाता हूँ एक, लोकल वेरिएबल क्या होता है कि, जस्ट अ मिनट, ऑलराइट। लोकल वेरिएबल क्या होता है, जस्ट अ मिनट। सपोज मैं, हम लोग ये एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये वाला एग्जांपल देखते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको ये प्रोग्राम आपको समझ में आ रहा है, ये आपको देखकर ये समझ में आ रहा है, मैं समझाता हूँ। ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, ये आप रहने दो, ये पहला ब्लॉक है जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, इसी स्टाइल से मैंने पिछले क्लास में बताया था कि पहले सेटअप क्लास डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम लोग लूप क्लास डिफाइन करते हैं आर्डिनो में। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है। तो हम लोग
इसमें हम लोग लूप फंक्शन में ये भी आप अभी रहने दो, मैं आपसे सिर्फ अभी लॉजिक मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। हमने दो वेरिएबल डिफाइन किया, ठीक है, एक्स और वाई। मतलब वेरिएबल मतलब यहाँ पर एक्स का और वाई का वैल्यू हमने अभी इनिशियलाइज नहीं किया है, मतलब इसको वैल्यू असाइन नहीं किया है, ठीक है। तो उसके बाद हो गया, फिर हमने एक वेरिएबल और डिफाइन किया जिसका नाम है z, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ, x इक्वल टू जीरो, जीरो असाइन किया, y इक्वल टू जीरो, और z इक्वल टू हमने 10 अलाइन किया, असाइन किया, ठीक है, ठीक है। z इक्वल टू 10 असाइन किया। हमने क्या किया कि इनिशियली इन तीनों को हमने एक एक वैल्यू दे दी, ठीक है। हमने इसको इसके लूप से बाहर अलाइन नहीं किया है। कहने का मतलब कि ये जो हमने जो पैरामीटर डिफाइन किया है, ये पहले हम लोग सेटअप में डिफाइन करते थे, ठीक है, ठीक है। हम लोग पहले सेटअप में डिफाइन करते थे, लेकिन इसको हमने इस फंक्शन में डिफाइन किया है। आई नो ये थोड़ा आप लोग के सर के ऊपर से बाउंस करेगा, लेकिन आप ये समझो कि लोकल का मतलब ये होता है कि आप, जैसे आप खाना खाते हो, ठीक है, तो आप अपने घर के किचन से लेके खाना खाते हो, ठीक है, ठीक है। तो आप अपने घर में हो, ठीक है, हाउस में हो, तो आप जब खाना खा रहे हो तो आप लोकली खाना खा रहे हो, ठीक है, यानी कि घर के अंदर खाना खा रहे हो। वही आप बाहर जा, ये जस्ट एक एग्जांपल है, ये लेमन टर्म्स टर्म्स में मैं समझा रहा हूँ। और वही जाकर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, ठीक है, ठीक है, तो वो सबको एक्सेसिबल होता है। आप अपने रूम घर में खाना खा रहे हो तो सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हो ना, आप ही खा रहे हो ना, ठीक है, आप ही खाना खा रहे हो, बाहर वाला कोई आके खाना नहीं खाएगा, है ना। हाँ, मेहमान बन के कोई आए तो खाना जरूर खाएगा, ठीक है। अगर मेहमान बन के नहीं आया तो वो खाना नहीं खाएगा, वो खाना ना परचेस कर सकता है आपसे, ना खा सकता है, ठीक है। तो ये आपने लोकली लंच किया, हम लोग इसको बोलेंगे कि आपने लोकली लंच किया, लोकल फॉर्म में लंच किया। लेकिन वही आप रेस्टोरेंट पे जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई एन नंबर ऑफ पीपल आके खाना खा सकते हैं, राइट, है ना, कोई आके खाना खा सकता है। तो यहाँ का खाना हो गया यहाँ ग्लोबल अवेलेबल, ग्लोबल हो गया, ठीक है, यहाँ का लंच हो गया ग्लोबल, और यहाँ का लंच हो गया लोकल, ठीक है। समझ में आया? यस सर। समझ में आया कि लोकल और ग्लोबल क्या होता है यस सर। है ना। तो यही मैं यहाँ समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जो मैंने समझाने की कोशिश किया यही किया कि यहाँ इस फंक्शन में अगर हम डिफाइन किए होते तो ये पूरे थ्रू आउट प्रोग्राम कहीं भी एक्सेस होता, हम लोग कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते थे। लेकिन यहाँ हमने इस ब्लॉक में ही एक्सेस किया है, इस ब्लॉक में ही डिफाइन किया है, तो इसको हम लोग सिर्फ इसी ब्लॉक में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इन तीनों वेरिएबल को हम लोग इसी ब्लॉक में एक्सेस कर सकते हैं और कहीं नहीं एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो काइंडली लेट मी नो, ठीक है। मैं जैसे बता रहा था, अब ग्लोबल वेरिएबल मैं बताता हूँ। देखो आप यहाँ सेटअप में या फिर सेटअप के ऊपर, जैसा कि मैंने पिछले एग्जांपल में बताया, ग्लोबल वेरिएबल वो हैं जिनको हम लोग ग्लोबली अलाइन करते हैं, ग्लोबली डिफाइन करते हैं। मैंने इसमें क्या क्या हमने किया, इसमें लोकली अलाइन कर दिया था पिछले पिछले वाले एग्जांपल में, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसी चीज को ग्लोबली डिफाइन किया है, ये देखो, यानी कि हमने पहले ही डिफाइन कर दिया और इसको एक्सेस हम लोग यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। पिछले में हम लोग ने डिफाइन नहीं किया था, हम लोगों ने इसी में एक्सेस, अंदर ही के अंदर एक्सेस किया था, ठीक है, डिफाइन करके। यही एग्जांपल था, सिर्फ ये हटा दोगे, सिर्फ ये वाला हटा दोगे तो पिछला एग्जांपल बन जाएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पर हमने दो वेरिएबल डिफाइन कर दिया है टी और एस, और यहाँ एक फ्लोट डिफाइन कर दिया है सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। हालांकि इसको मैंने कॉल नहीं किया है यहाँ, लेकिन आप ये जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर के लिए है कि ये कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। आगे हम लोग इसका एग्जाम्पल का वो देखेंगे, यूज केस देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अच्छा, सीरियल आउटपुट हमने
9, ओके ओके। तो यहाँ पर हमने इस प्रोग्राम को आप लोग देखिए, ये हमने क्या किया है, यहाँ एक वेरिएबल डिफाइन किया है, ठीक है, ए, ठीक है, यहाँ एक वेरिएबल डिफाइन किया है और उसको हमने एक वैल्यू दे दी है 9, ठीक है। और ये वेरिएबल किस टाइप का है, नंबर टाइप का है, मतलब इंटीजर टाइप का है, ठीक है, इंटीजर टाइप का है। तो उसको हमने एक वैल्यू अलाइन कर दी है 9, ठीक है। और बी को हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, कोई वैल्यू नहीं दी है, यानी कि इसका वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, बी का वैल्यू, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर। बी का वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। देखिए प्रोग्रामिंग बहुत ही खतरनाक चीज है, ठीक है। आप लोग जहां नहीं समझ में आ रहा है पूछिए, नहीं तो प्रोग्रामिंग बहुत हेडक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है प्रोग्रामिंग। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग से कि आप लोग क्वेश्चन पूछे, लेकिन आप लोग तो कभी पूछते ही नहीं हो क्वेश्चन। बहुत हेडेक चीज है ये, समझ में आ गया तो बहुत ही आसान चीज है, अगर नहीं समझ में आया तो ये बहुत ही पीछा ही नहीं छोड़ती है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दो, जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो फिर किसी का हाथ ही नहीं चलेगा इस पर, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा इसका प्रोग्राम पर, ठीक है। तो अभी तो मैं थ्योरी दे रहा हूँ, जहाँ नहीं समझ में आया पूछो वहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक इंटीजर डिफाइन किया, ठीक है, इसको भी बी, ये एक बी डिफाइन किया वेरिएबल, जो कि चेंजेबल है, मतलब टाइम टू टाइम इसको चेंज करेगा, इसीलिए हमने इसको कोई वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, इसको हमने हाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। ये टाइम टू टाइम चेंज होगा। और ये किस टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का, मतलब इसमें बी में कोई हम लोग अल्फाबेट में अल्फाबेट नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते अल्फाबेट। बी में जब जाएगा तो ये नंबर आएगा, सॉलिड नंबर, मतलब इंटीजर जाएगा। इंटीजर मतलब क्या हुआ, कम ऑन, इंटीजर नंबर 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 4.5, इंटीजर। सर ये तो डेसिमल में आ गया। और 9, सर नंबर। ओनली नंबर अलाइन होंगे, मीन्स सर 9, इस 9 होगा। 4.5 नहीं होगा। 4.5 में क्या होगा, 4.5 अगर, अच्छा अगर 4.5 होता तो यहाँ क्या होता, मुझे बताओ जरा। सर डेसिमल। यहाँ सर डेसिमल होता, ओह गुड गुड गुड, मतलब किसी ने नहीं पढ़ा है। यहाँ डेसिमल में लिखूं, डेसिमल बी, मतलब किसी ने नहीं पढ़ा है, सब बंद, मतलब आगे पाठ पीछे सपाट है। मैंने क्या बताया था, फ्लोट, एक फ्लोट होता है, फ्लोट, ठीक है, फ्लोट भी होगा। ठीक है, अब हमने इसको सीरियल डॉट बिगिन किया, ठीक है। सीरियल डॉट बिगिन किस लिए यूज होता है, सर सर किसी भी चीज को बिगिन करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए। करने के लिए। एनीवे, ये सीरियल आउटपुट इनपुट आउटपुट के लिए होता है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। सीरियल डॉट बिगिन सीरियल इनपुट आउटपुट के लिए होता है, आईओ ऑपरेशन के लिए। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो b इक्वल टू ए प्लस वन, ठीक है, b इक्वल टू ए प्लस वन, यानी कि, और हम, मैंने क्या बताया था, कैसे कंप्यूटर का ऑपरेटर कैसे टर्न करता है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, पहले लाइन बाय लाइन रीड करेगा इसका पार्सर, और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अगर कोई असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, तो वो राइट टू लेफ्ट ऐसे टर्न करेगा, ठीक है, मतलब ये पहले एग्जीक्यूट होगा और इसका वैल्यू जाएगा बी में, ठीक है। तो b इक्वल टू ए प्लस वन, ठीक है। तो जो भी कंपाइलर है वो पहले 1 देखेगा, उसके बाद प्लस का साइन देखेगा, फिर क्या देखेगा, 9, ठीक है। तो 1 प्लस 9, ठीक है,
यानी कि ये बन गया 10। तो ये 10 वैल्यू जो है हमारा बी में असाइन हो जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा, यस सर। बी में असाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर है सेकंड लाइन, ए इक्वल टू ए प्लस टू, ए इक्वल टू ए प्लस टू। ठीक है, तो यहाँ पहले ऑपरेटर आएगा 2, ठीक है, उसके बाद आएगा ए, यानी कि हमारा आ गया 9 और ये हो जाएगा 11। ठीक है, और ये ए का वैल्यू हमारा हो जाएगा अब 11। ठीक है, यहाँ पर ए हो गया 11। ठीक है, यहाँ पर हमने इंट डिफाइन किया था, इसलिए इंट मतलब क्या हो गया, सॉरी यहाँ ए यहाँ क्या हो गया, वेरिएबल था। ठीक है, हमारा ये था वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल ए को हमने 9 अलाइन किया था। ठीक है, यानी कि ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, हमने अलाइन किया था यानी ये चेंज भी हो सकता है। और हम हमारा देख रहे हो यहाँ पर वैल्यू हमारा ए का क्या आ गया, यहाँ हमारा ए का वैल्यू हो गया 11, यानी कि यहाँ हमने 9 डिफाइन किया था और ये चेंज होके आ गया 11। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यानी कि हमने यहाँ पर प्रोग्राम के शुरू में कुछ डिफाइन किया था और हमें आउटपुट जो है वो कुछ मिल रहा है, 11 मिल रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर हमने उसमें +2 कर दिया जो उसमें हमने स्टार्टिंग में दिया था। नहीं, ये क्योंकि ये एक वेरिएबल है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग इंट के आगे, यहाँ पर इंट के आगे हम लोग कॉन्स्ट कीवर्ड लगा दें, कांस्टेंट कीवर्ड लगा दें, ठीक है, तो क्या आउटपुट होगा? पर हम चेंज तो सर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट में जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन दी रहती है वही लास्ट में भी होना चाहिए। करेक्ट, ये चेंज नहीं होगा, ये 9 फिर ये 9 होगा और यहाँ जो सीरियल आउटपुट जो है वो एरर थ्रो करेगा, यहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, ये एग्जीक्यूट कर जाएगा और ये एरर आएगा। ठीक है, कि हम लोग कांस्टेंट के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। यस सर। ठीक है, तो ये यही अंतर है कांस्टेंट और वेरिएबल में। ठीक है, वेरिएबल के वैल्यू को हम लोग टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। ऑल राइट, अब जैसा कि मैंने बताया कि ऑपरेटर क्या, मैंने इससे पहले भी बताया कि ऑपरेटर क्या होते हैं। ऑपरेटर मतलब कि बिल्कुल सिंपल है, ऑपरेटर मतलब वैसा चीज जो आपके प्रोग्राम को और फंक्शंस को लॉजिकली ऑपरेट करे। ठीक है, तो ऑपरेटर बहुत तरह के होते हैं, अर्थमेटिक होते हैं, कंपैरिजन होते हैं, बुलियन होते हैं, बिटवाइज होते हैं, कंपाउंड होते हैं। ठीक है, मैं एक एक करके बताता हूँ कि क्या होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होते हैं, जैसे ये असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू का जैसे ए इक्वल टू बी आया, ठीक है, ए इक्वल टू 5 आया। ठीक है, तो यहाँ इक्वल टू जो है ये एक ऑपरेटर है। ठीक है, मशीन को कैसे पता चलेगा कौन क्या है? ए इक्वल टू 5 का मतलब मशीन को क्या पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। तो मशीन को हर कोड लेवल में समझाने के लिए हम लोगों ने सबको अलग अलग चीज़ों में बांट दिया है। तो ये एक ऑपरेटर है। ठीक है, ये एक वेरिएबल है, ये एक नंबर है। ठीक है, वेरिएबल का टाइप क्या है? इंटीजर है। ये क्या है? एक वेरिएबल है। ये क्या है? एक ऑपरेटर। ठीक है, तब मशीन समझ जाएगा कि हाँ ए इक्वल टू 5 फिर कोई चीज़ है, एग्जिस्ट करता है फिर। ठीक है, उसी तरह एडिशन होता है, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स पे पढ़ते हैं, है ना, 5 + 3, है ना, तो मशीन को पता चलेगा ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है और ये एक ऑपरेटर है ना। तो दो इंटीजर को एक ऑपरेटर जोड़ रहा है ना, और जोड़ का क्या साइन है? एडिशन है ना। कंबाइन कर रहा है तो कंबाइन का क्या साइन है? एडिशन है। तो फिर वो मशीन जाकर ऑपरेट करेगा और 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यही आप 5 + a जोड़ो, 5 + x जोड़ो, ठीक है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि x एक वेरिएबल है। ठीक है, 5 एक नंबर है, इंटीजर और नंबर कभी जुड़ सकता है क्या? नो सर। है ना, नो सर। इंटीजर और स्ट्रिंग कभी नहीं जुड़ सकता है, मतलब इंटीजर और वेरिएबल कभी नहीं जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ एरर दे देगा। ठीक है, तो मशीन ऐसे ही काम करता है। उसी तरह सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉड्यूलो है। अच्छा, मॉड्यूलो को कौन बता सकता है? मॉड्यूलो क्या होता है?
जस्ट एक क्वेश्चन है, मॉड्यूलो क्या होता है, परसेंटेज। ए हम जैसे मैंने कहा A%B इक्वल टू C, क्या होता है इसका मतलब? सर नो आइडिया। सर आपने जैसा डिस्क्रिप्शन में लिखा है अकॉर्डिंग टू दैट डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसके लिए मॉड्यूलो यूज होता है। हाँ, ये मॉड उसी लिए यूज होता है। ये A मॉड B मतलब 5% 2, ठीक है, इक्वल टू 1, सेम चीज है, ठीक है, यानी 2 डिवाइडेड बाई 5, है ना, तो एंड रिमाइंडर ऑफ आफ्टर एन इंटीजर डिवीजन, यहाँ रिमाइंडर आएगा, यहाँ पर इसका डिविडेंड आएगा, डिवाइजर आएगा, और यहाँ पर जो है डिविडेंड आएगा, ठीक है। ओके सर। ओके, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ इंट A इक्वल टू 9 है, B इक्वल टू 4 है, और C एक वेरिएबल हमने लिया, ठीक है, ठीक है, ये 3 वेरिएबल हमने लिए। A इक्वल टू 9 अलाइन कर दिया, B इक्वल टू 4 अलाइन कर दिया, और C इक्वल टू कुछ भी अलाइन नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ फटाफट बोलते जाओ क्या क्या होगा पहला वाले में। C इक्वल टू सर 9 + 4 13। सर 13। सेकंड, सर 9 सर 9 + 5। 4 5। सेकंड हो गया 5, थर्ड 9 × 4 36। 36। ये हो गया 36, ये 9 सर 9 डिवाइडेड बाई 4। 9/4 ये 9/4 हो गया, यहाँ यानी कि हो गया ये 4.25 2.25 2.25 हो गया, ठीक है। और ये A%B ये हो गया 2, और ये हो गया तुम्हारा 1 1 होगा, 1। ठीक है, ये क्योंकि रिमाइंडर दे रहा है 1 होगा, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ रिजल्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑलरेडी मैंने देखा नहीं, एनीवे, ठीक है। तो सर इसी लेकिन इसमें तो हम्म, सर 1 मिनट, हाँ सर हाँ, इसमें 2 पर हाँ, ये 2 दिया है ना, तुम्हें यू हैव डाउट 2 दिया है ना, ये यस सर। उस ये सुना है राउंड एंड सीलिंग, राउंड ऑफ कर राउंड दिया। राउंड ऑफ। है ना, सीलिंग और फ्लोर सुना है, सीलिंग और फ्लोर, या फिर राउंड, सर हमने यस सर। है ना, राउंड ऑफ तो राउंड ऑफ सुना है ना, तो ये राउंड है। 2.25 है, तो क्या होना चाहिए राउंड में, क्या होना चाहिए 2 2 2। 2 होना चाहिए ना, ये 2.65 रहता तो क्या होता, 3 हो जाता ना, 3। तो ये 2.25 है, तो सही तो दिया है, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर में होता है कि हम लोग लॉजिकली दो चीज को हम लोग कंपेयर करते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। यानी कि अगर हमें कोई वैल्यू चेक करनी है, जैसे A = 5, ठीक है, ये है या नहीं, तो क्या रिटर्न करे, ठीक है, मैं ये चीज बताता हूँ। सपोज कि आपको चेक करना है कि किसी स्टूडेंट का मार्क्स 33 है या नहीं, ठीक है, वो फेल है या नहीं, वो फेल है या पास है, ठीक है, वो फेल है या पास है, जस्ट आपको इतना चेक करना है, ठीक है। तो आप में पासिंग मार्क्स कितना है, मान लो कि 40 है, ठीक है, मान लो कि पासिंग मार्क्स 40 है आउट ऑफ 100, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि उसका जो मार्क्स है वो ग्रेटर इक्वल टू 40 है या नहीं, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ ग्रेटर लेते हैं, इक्वल टू छोड़ो, ग्रेटर देन 40 है कि नहीं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप उसको इस वाले में डालोगे, ग्रेटर इक्वल टू में डालोगे, चलो यहाँ पर इक्वल टू ले ही लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको इस कंडीशन में डालोगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो मान लो कि मार्क्स है, ठीक है, तो स्टूडेंट का मार्क्स है, मार्क्स इफ, अगर हमारा मार्क्स इफ, हम डालेंगे कंडीशन इफ, अगर हमारा मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 40 है, ठीक है, तो स्टूडेंट जो है पास है, ठीक है, एल्स वो फेल है, ठीक है, वेरी इजी, ठीक है। आपने एक कॉपी दिया, आपने स्टूडेंट का कॉपी लिया,
कॉपी के ऊपर ही मार्क्स लिखा हुआ है, ठीक है। मान लो कि उस बंदे को 43 मार्क्स आए हैं, 43 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो आप कॉपी देखते ही बोलोगे, ठीक है। आपका दिमाग क्या कहेगा, आपका दिमाग कहेगा 43 विच इज क्या है, ग्रेटर देन 40, ठीक है। 43 इज ग्रेटर देन 40, ठीक है। तो आपका दिमाग तुरंत कहेगा अरे ये तो पास है, ठीक है। अगर उसको 39 है तो आपका ब्रेन क्या कहेगा कि ये लेस देन 40 है, फेल है। ठीक है ना, तो ये फेल है। अगर ये एग्जैक्ट 40 है तो भी आपका दिमाग क्या कहेगा, अच्छा ये 40 है, चलो ठीक है ये पास है, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर देता है। तो मान लो कि मार्क्स को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, मान लो कि, तो आपको लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, मार्क्स जो है स्टूडेंट का मार्क्स है, ये फेल है या पास है, तो स्टूडेंट का मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है ना, ठीक है। तो यानी कि पास है, ठीक है। तो हम लोग डालेंगे इफ, इसको मशीन लैंग्वेज में हम लोग ऐसे लिखेंगे, इफ मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 40 देन ही इज पास, देन स्टूडेंट इज पास, एल्स, ठीक है, एल्स फेल, एल्स कोई भी कंडीशन हो तो फेल है, ठीक है। अगर ग्रेटर इक्वल टू 40 है तो पास है, नहीं तो कोई कंडीशन क्या बचा, ठीक है। या तो पास होने के लिए क्या चाहिए, या तो ग्रेटर देन चाहिए, नहीं तो इक्वल टू चाहिए, ठीक है। तीसरा कोई भी कंडीशन हो तो फेल ही हुआ ना, तीसरा एक ही कंडीशन बचा, या तो कम है, करेक्ट। तो यही Yes, है, sir. तो यही है कंपैरिजन ऑपरेटर। मशीन ऐसे ही याद रखता है सब चीजों को, ठीक है, ठीक है। इसका इसका ये देख लो, ये देखो a इक्वल टू 9 अलाइन किया है, b इक्वल टू 4 अलाइन किया है, और हमने c इक्वल टू ट्रू फॉल्स डिफाइन किया है, ठीक है। अगर a इक्वल टू b है तो c बराबर ट्रू होगा, नहीं तो c फॉल्स होगा, ठीक है। तो 9 और 4 देखो, तो यहाँ 9 और 4 बराबर है, a इक्वल टू b कह रहा नहीं सर, है ना, तो 9 और 4 बराबर नहीं है ना, तो ये लूप एग्जीक्यूट, ये कंडीशन, हाँ बोलो, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो ये फॉल्स होगा, तो यहाँ ये फॉल्स दिया है, ठीक है। ये जो एक्सक्लेमेशन साइन है ये नॉट इक्वल टू का साइन है, तो अगर नॉट इक्वल टू बी है तो सी ट्रू होगा, तो यही ट्रू दिया है, ठीक है। ये क्लियर है, यस सर। ठीक है। इसी तरह बुलियन ऑपरेटर होता है, बुलियन ऑपरेटर ट्रू फॉल्स के लिए होता है, कि हमें वो ट्रू दिखाएगा या फॉल्स दिखाएगा, सेम चीज है जो मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था, लेकिन ये बुलियन फॉर्म्स में है, ठीक है। या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा, ठीक है, 0 और 1, ठीक है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। हमने ये वही चीज है, सेम एग्जांपल है, ठीक है। उसी को थोड़ा सा ये हमने ऐसे डिफाइन कर दिया, अगर a ग्रेटर देन b और एंड मतलब, और b लेस देन a, मतलब कि हमने यहाँ दो कंडीशन डाल दिया, अगर a b से बड़ा हो, ठीक है, एंड b लेस देन a, ठीक है, दोनों कंडीशन हमने डाल दिया है, ठीक है। तो c इक्वल टू ट्रू, ये कैसे दे दिया, b लेस देन a, दोनों तो एक ही जैसा है भाई, दोनों तो एक ही चीज है, दोनों तो एक ही चीज है, एनीवे, ठीक है। तो ये ट्रू एग्जीक्यूट हुआ, ये दोनों एक ही चीज है। अगर a ग्रेटर देन b, ये देखो b है, और b लेस देन है, ये तो एक ही चीज है ना, इसको पलट के लिख दिया है, ठीक है। तो c ट्रू है, इसलिए ये ट्रू हो गया, ठीक है, इसलिए यहाँ रिजल्ट ट्रू आ गया। ऑब्वियस ही बात है ना, 9 4 से बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ ट्रू एग्जीक्यूट हो गया, यस ठीक है। अब ये यहाँ पर जानते हो ये गड़बड़ हो गया, यहाँ बी नॉट इक्वल, सॉरी, यहाँ कुछ और होना चाहिए था शायद, कुछ गलत आ गया है, यहाँ कुछ और होना चाहिए था, एनीवे जो भी है। यहाँ अब ये देखो, यहाँ a इक्वल टू बी, ये पाइप का साइन है, मतलब डबल पाइप मतलब होता है और, ये डबल एंड का मतलब होता है एंड, ठीक है, ठीक है, ये डबल एंड का मतलब होता है एंड, ठीक है, और ये पाइप का मतलब होता है और, ठीक है। तो a इक्वल टू बी और b लेस देन a, मतलब
दोनों में से कोई एक कंडीशन हो, ठीक है, या तो ए बी के बराबर हो, नहीं तो बी लेस देन ए हो। तो ए बी के बराबर नहीं है, यहाँ है नहीं है ना, और No, नहीं है। sir. और बी लेस देन ए भी पर नहीं सर है। B छोटा है A से। हाँ? सर सही तो है, बी छोटा ही तो है इससे। B छोटा है सर। सॉरी सॉरी सॉरी, और कह रही है ना, ठीक है तो सही है। फिर ये कंडीशन है बी छोटा है ए से, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है वह ट्रू हो गई, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो और है, ठीक है, और मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो तो हमें ट्रू रिटर्न करे, ठीक है, तो ये भी ट्रू रिटर्न किया, ये भी सही है, ठीक है। अब हमें तीसरा कंडीशन है कि a इक्वल टू बी, है ना, ऑन बी लेस देन ए, मतलब a इक्वल टू, दोनों में से दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, और ये यहाँ नॉट लगा है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मतलब नॉट होता है, ठीक है, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले नॉट होता है। तो यहाँ a इक्वल टू बी है, पहले ये बताओ 9 और 4 बराबर है, नहीं है ना, तो नहीं का नहीं, नहीं है। नो नहीं का सर। नहीं बराबर यस, ठीक है, माइनस, और जैसे माइनस ऑफ माइनस बराबर प्लस होता है Yes. ना, उसी तरह नहीं का नहीं, मतलब Yes, sir. ए Yes, sir. इक्वल टू बी नहीं है, और नहीं नहीं ए इक्वल टू बी है समझ रहे हो मेरी बात, तो ये माइनस ऑफ माइनस हो गया, यानी कि ये कंडीशन हाँ। हमारा वैसे भी सही हो गया, और बी लेस देन ए वैसे ही सही है, तो ये हमारा फिर ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. बिट वाइज ऑपरेटर, आई थिंक दिस इज, अभी मैंने इतना समझाया, यही एंड और नॉट यही समझाया मैंने अभी, ठीक है, इसी को ये ऐसे डिफाइन करता है, ठीक है, तो ये आप अभी आउट ऑफ सिलेबस है आपके, ये रहने दो, ठीक है, बिट वाइज आप रहने दो, बिट वाइज आपको अभी उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर इन केस अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बताऊंगा, ठीक है। ये वैसे वही ऑपरेटर होता है, और जोर नॉट, ठीक है, ये आप जब लॉजिक गेट्स पढ़ोगे ना, लॉजिक गेट्स नाम का एक चैप्टर होता है, वो पढ़ोगे तो ये बिटवाइज आपका मोड क्लियर होगा, ये मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। कंपाउंड ऑपरेटर कुछ ऑपरेटर के से मिलकर बनता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है, ये मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जब एग्जाम्पल आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी आप इतना जानो कि कंपाउंड ऑपरेटर एक या एक से ज़्यादा ऑपरेटर से मिलकर बनता है, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैं आपको इंक्रीमेंट वाला अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। कंपाउंड ऑपरेटर से अगली क्लास में शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है, कंपाउंड ऑपरेटर, और फिर लूप का एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, ठीक है। अगला मैं लूप बताऊंगा, और अगली क्लास से ही प्रैक्टिकल करवाना शुरू करूंगा, ठीक है, ठीक Yes, है, sir. पहले sir. प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिकल चलेगी, ठीक है। Okay. तो आज के लिए सर बस, हाँ हाँ बोलो। सर ये पीपीटी आप डाल दीजिए ये पीपीटी ऑलरेडी क्लासरूम होगा, पे। ये ऑलरेडी होगा। क्लासरूम पे सिर्फ लेवल 0 वाले हैं, मैंने अभी जस्ट चेक किया था। अच्छा ठीक है, मैं डाल दूंगा इसको, ठीक है, मैं डाल दूंगा इसको, ठीक है। कोई एनी क्वेश्चंस? नो सर। नो ठीक सर। है, ओके, मैं इस वीडियो को भी डाल दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है, ओके, ऑलरेडी गाइस, ठीक है, बता देना अगली अगली क्लास जब होगी तो फिर नोटिफाई मी, ठीक है। और आप लोगों ने अपना वो मंगवा लिया इक्विपमेंट्स, क्योंकि अब जैसे जैसे क्लासेस नज़दीक आ रही है मैं प्रैक्टिकल के बाद फिर वो उसकी क्लास शुरू करूँगा, ये बताना शुरू करूँगा, क्योंकि आप लोग को मोटर्स के बारे में आइडिया लगना चाहिए, सर्वो मोटर्स के बारे में आइडिया लगना चाहिए, वो सारी सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, अभी क्लियर करूँगा। तो इक्विपमेंट्स आप लोग जितना जल्दी हो सके मंगवा लो, 2 हफ्ते के अंदर, 1-2 हफ्ते के अंदर, ठीक है, तो फिर चालू करते हैं, यस सर। ठीक है, ओके सर। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सर। बाय बाय सर। बाय।